तीन पार्टियों की जुगाड़ वाली उद्धव सरकार की दीवारें अब दरकने लगी हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के खेल के खिलाफ अब कांग्रेस खुलकर सामने आ गई है। प्रदेश कांग्रेस नेताओं के बीच बीते 2 दिन से अंदर खाने बैठक शुरू है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थोराट ने ठाकरे सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। दरअसल महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल होते हुए भी कांग्रेस को उतना महत्व नहीं मिल रहा है जितना कि वो हकदार है। शिवसेना अध्यक्ष व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी सरकार के शिल्पकार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार किसी भी मुद्दे पर आपस में चर्चा कर निर्णय ले लेते हैं, जबकि कांग्रेस को इसमें शामिल करने की जरूरत भी महसूस नहीं की जाती। यही वजह है कि पिछले दिनों इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस शामिल जरूर है, लेकिन किसी निर्णय प्रक्रिया में उनके नेताओं की सलाह नहीं ली जाती। उसके बाद आदित्य ठाकरे से राहुल गांधी की टेलीफोनिक वार्ता में सब कुछ ठीक होने की बात सामने आई थी। खुद सीएम ठाकरे ने आश्वासन दिया था कि कांग्रेस को सरकार में पूरा सम्मान दिया जाएगा। कांग्रेस के एक मंत्री ने बताया कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की बैठक में अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया, 3 दलों की सरकार में कांग्रेस को भी बराबर का सम्मान मिलना चाहिए और सरकारी निर्णय प्रक्रिया में कांग्रेस की भी भागीदारी होनी चाहिए। इधर ठाकरे सरकार में एनसीपी दिन प्रतिदिन भारी पड़ती जा रही है। कांग्रेस नेताओं को ये खटक रहा है और इससे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी है। इस बीच कांग्रेस के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए शिवसेना सचिव व मुख्यमंत्री के निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर के साथ बैठक की। सूत्रों के अनुसार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थोराट व प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने मुख्यमंत्री से विधान परिषद की राज्यपाल नामित 12 सीटों के लिए नामों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक बुलाने का अनुरोध किया था, लेकिन अभी तक ये बैठक नहीं हो सकी है। विधान परिषद के राज्यपाल मनोनीत 8 सदस्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि 2 सदस्यों का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो जाएगा। 2 सीट इस्तीफे के चलते पहले ही रिक्त हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि सरकार के गठन के समय ही ये तय हो चुका है कि तीनों दलों में से प्रत्येक को विधान परिषद की 4-4 सीटें मिलेंगी, लेकिन अब शिवसेना 5 सीटों पर दावा कर रही है, जो कांग्रेस एनसीपी को स्वीकार नहीं होगा। बालासाहेब थोराट कहते हैं कि हमारे बीच असहमति के कई मुद्दे हैं। सरकार की निर्णय प्रक्रिया में कांग्रेस को विश्वास में लिया जाना चाहिए और इस बाबत जल्द ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। झारखंड में चुनाव आयोग ने कांग्रेस को डबल झटका दिया। उसने बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को कांग्रेस का विधायक मानने से इनकार कर दिया। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर जारी विधायकों की मतदाता सूची में दोनों विधायकों को बतौर निर्दलीय विधायक मान्यता दी गई है। आयोग के इस आदेश से विधानसभा में संख्या बल बढ़ाने की कवायद में जुटी कांग्रेस को जोर का झटका लगा है। विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या फिलहाल 15 है। बेरमो के विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन से 1 सीट कम हुई। उधर चुनाव आयोग के इस कदम के बाद कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व कानूनी मशवरा लेने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने इस बाबत संगठन में वरीय पदाधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर के मुताबिक दोनों विधायकों ने विधिवत कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। चुनाव आयोग को तमाम पहलुओं से अवगत कराया जाएगा। विधायक बंधु तिर्की ने भी कहा कि वे फैसले का अध्ययन करेंगे और आगे की रणनीति तब तय होगी। चुनाव आयोग के फैसले से बीजेपी का मनोबल बढ़ा है। वैसे भी राज्यसभा चुनाव के पूर्व बाबूलाल मरांडी के जेवीएम के बीजेपी में विलय को आयोग स्तर पर वैधानिकता मिल चुकी है। आयोग के इस फैसले से बाबूलाल मरांडी को विधिवत बीजेपी का विधायक मानने की अड़चन नहीं है, लेकिन अंतिम फैसला विधानसभा अध्यक्ष को लेना है। विधानसभा सचिवालय में जेवीएम के विलय को मान्यता नहीं दी गई। बहरहाल राज्य में सत्ताधारी जेएमएम की सहयोगी कांग्रेस इस निर्णय से जरूर सकते में है। गौरतलब है कि भाजपा में जेवीएम के विलय से पूर्व बाबूलाल मरांडी ने दोनों विधायकों प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को निष्कासित कर दिया था। दोनों विधायक बीजेपी में विलय के पक्षधर नहीं थे। राज्यसभा चुनाव के बहाने विधानसभा सचिवालय और चुनाव आयोग की सूची में भिन्नता भी सामने आई है। मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के पहले चुनाव आयोग ने विधानसभा सचिवालय के विधायकों का ब्यौरा मांगा था। आयोग को भेजी गई सूची में बाबूलाल मरांडी समेत तीनों विधायकों को जेवीएम का सदस्य बताया गया है। उधर चुनाव आयोग से आई सूची के मुताबिक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की निर्दलीय करार दिए गए हैं और बाबूलाल मरांडी बीजेपी के सदस्य बताए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।
राजस्थान में कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने में जुटी है। अशोक गहलोत बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। इस काम में उनका साथ देने शिवसेना सामने आ गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए कोरोना वायरस संकट और चुनावों को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। शिवसेना ने सामना में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संकट को अवसर में बदलने का ये सही समय है। हमें ऐसा ही लग रहा था। संकट मतलब कोरोना और अवसर मतलब स्वावलंबन। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री के बयान को सही अर्थों में समझ लिया है और कोरोना संकट को अवसर मानकर राजस्थान में एक स्थिर सरकार के पैरों को खींचना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कमलनाथ की सरकार गिराई गई थी, उसी तरह से राजस्थान की गहलोत सरकार को गिराने के लिए भाजपा द्वारा खोदी जा रही सुरंग के झटके महसूस किए जाने लगे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगे लिखा, कोरोना संकट से युद्ध के दौरान ही भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके करीबी 22 विधायकों को अपने खेमे में मिला लिया और संकट को एक सुनहरे अवसर में बदल दिया। बदले में सिंधिया समर्थकों को छोटे मोटे मंत्री पद मिल गए। खुद सिंधिया को भी केंद्र में मंत्री पद का गाजर दिखाया गया था, लेकिन कोरोना संकट के कारण गाजर की खेती सूख गई। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान पर शिवसेना ने लिखा है कि गाजर का ये स्टॉक राजस्थान भेज दिया गया है और वहां पर भी मौके का फायदा उठाने के लिए बुआई और उर्वरकों का छिड़काव भी शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और सरकार का समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपयों का लालच दिया जा रहा है। कांग्रेस ने रिश्वत प्रतिबंधक विभाग के पास शिकायत दर्ज कराई है। ये सब राज्यसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। राजस्थान में राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार को हरवाकर और उसके बाद सरकार गिराने का उनका इरादा है। मध्य प्रदेश में जैसा सिंधिया का ऑपरेशन हुआ, राजस्थान में वैसा सचिन पायलट का होगा क्या? खबरें आ रही हैं कि सचिन पायलट दिल्ली जाकर गुपचुप भाजपा के सर्जनों से मिलाए और पेट दर्द वाले अपेंडिक्स के बारे में चर्चा भी की। ये एक अफवाह हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस इससे सकते में है। अगर ऐसा हुआ तो ये पहले से ही सूखा उसमें 13वां महीना साबित होगा। सचिन पायलट नाराज हैं, ऐसा वे कई बार बता चुके हैं, लेकिन हाथ की चीज छोड़कर दूसरों के पीछे भागने में उन्हें क्या राजनीतिक लाभ होगा? मध्य प्रदेश के सिंधिया महाराज स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि राजनीति की दुनिया मतलबी होती है। विपक्ष की सरकारों को गिराना, लेकिन वहां भाजपा सत्ता में है, वहां के विपक्ष में भी फूट डालना। गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर शिवसेना ने सीधा भाजपा को घेरा है। शिवसेना ने लिखा कि कांग्रेस के विधायकों में गुजरात की राज्यसभा सीट जीतने के इरादे से ही फूट डाली गई थी। ये लोकतांत्रिक परंपरा के लिए घातक है। कमलनाथ सरकार को गिराने का आदेश ऊपर से हमारे पास आया, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार गिराई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस कथन में सब कुछ साफ हो जाता है। ऊपर वालों ने नीचे वालों से कहा और नीचे वालों ने ऊपर वालों की मदद से संकट को स्वर्णिम अवसर में बदल दिया। महाराष्ट्र में भी 6 महीने पहले इस तरह का राजनीतिक संकट पैदा करने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये अवसर ध्वस्त हो गया। ऐसे समय में जब कोरोना संकट देश में मानव जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है, दिल्ली के सत्ताधीशों को विरोधियों की सरकार गिराने की सूचना यह धक्कादायक है। विपक्षी दलों की सरकारें अगर 2-4 राज्यों में रहती हैं, तो ऐसा क्या बिगड़ जाने वाला है? ये सरकारें लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती हैं, भले ही उसने अच्छी सरकार बनाने के लिए अपने तरीके से जोड़ तोड़ की होगी। तो बीजेपी ने भी हरियाणा में, मणिपुर, गोवा और कर्नाटक में व मध्य प्रदेश में भी राजनीतिक कीचड़ में सत्ता का कमल खिलाया है। कोरोना संकट से जूझती राज्य सरकारों की विपरीत परिस्थितियों का फायदा उठाकर विरोधी सरकारों को कमजोर करना भयंकर कृत्य है। देश में एक ही दिन में 10,000 कोरोना मामलों के बारे में चिंता करने के लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं और हर बार उनका दांव बेकार साबित हो जाता है। कोरोना वायरस पर उन्होंने फरवरी महीने में ही सरकार को चेतावनी दे दी थी और इसके बाद वे लगातार सरकार की आलोचना करते रहे। जब चीन की ओर से बॉर्डर पर हलचल हुई तो राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर कोसा। ये भी पूछा कि क्या लद्दाख में चीनी घुसाए हैं और कब्जा कर लिया है। तब लद्दाख के बीजेपी सांसद ने राहुल को जवाब देते हुए वो इलाके गिना दिए जो कांग्रेस के शासनकाल में भारत के हाथ से छिन गए थे। राहुल डोकलाम विवाद के समय चीनी राजदूत से मिलकर पहले से ही विवादों में आ चुके हैं। इसके अलावा बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर उनके बयान भी पार्टी के लिए हितकारी साबित नहीं हुए। पूर्व अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न्स के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने इंटॉलरेंस का मुद्दा उठाया।
बर्न्स ने अपने देश में असहिष्णुता पर कोई बात नहीं की, मगर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें भारत और अमेरिका में वैसी टॉलरेंस नहीं दिखती। अमेरिका संग रिश्तों को उन्होंने अब लेन देन से भरा बताया। राहुल विपक्ष के बड़े नेता हैं। वैश्विक स्तर पर बात करते समय उन्हें भारत के सकारात्मक पक्ष सामने रखने चाहिए थे। एक सीनियर डिप्लोमेट ने तो यहाँ तक कह दिया कि बर्न्स बहुत जूनियर हैं और राहुल पीएम पद के संभावित उम्मीदवार हैं। राहुल ने इस महीने की शुरुआत में चीन के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा था। शाह ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा मजबूत होने की बात कही थी, जिस पर राहुल गांधी ने एक शेर को बदलते हुए कहा था कि सबको सीमा की हकीकत पता है। राहुल के ट्वीट पर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ने ऐतराज जताते हुए इसे राष्ट्रहित के खिलाफ बताया। रिटायर्ड सैनिकों ने कहा कि राहुल गांधी के ट्वीट उनके ज्ञान की कमी या जवाहरलाल नेहरू युग की ऐतिहासिक भूलों को इग्नोर करने की कोशिश है। साल 2017 में जब डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थीं, उस वक्त राहुल गांधी ने चीन और भूटान के राजदूत से मुलाकात की। कांग्रेस ने पहले ऐसी किसी मुलाकात से साफ इनकार किया, मगर फिर कबूल कर लिया था। राहुल ने तब आलोचना पर एक ट्वीट में कहा था कि गंभीर मामलों की जानकारी रखना उनका काम है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल का यही ट्वीट शेयर करते हुए कहा कि लगता है गांधी के पास कोई समानांतर सूचना व्यवस्था है। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। राहुल गांधी ने उसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए कई बार बालाकोट का जिक्र किया और पीएम मोदी पर तंज भी कसे। एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्होंने ये किया, क्या आपने किया? दिखाइए कि आप एआईएफ के जवान की तरह 5 मिनट भी राइफल पकड़ सकते हैं। क्या मोदी ने अब लोक कल्याण मार्ग में बैठे बैठे सब कर दिया? राहुल के खासम खास सैम पित्रोदा ने तो सीधे सीधे सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि क्या हमने सच में हमला किया? मैं बस ये कह रहा हूं कि आप मुझे और फैक्ट्स दीजिए और साबित कीजिए। इस बयान पर खासा बवाल हुआ था। कांग्रेस सांसद ने पुलवामा हमले की बरसी पर 3 सवाल पूछे थे। पहला कि हमले से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ, दूसरा हमले की जांच का क्या नतीजा रहा और तीसरा कि सुरक्षा में चूक के चलते हुए हमले की खातिर बीजेपी सरकार में किसे जिम्मेदार ठहराया गया। राहुल के इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी खासी फजीहत हुई थी। कोरोना को लेकर चौतरफा घिरे अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने बड़ा हमला किया। दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं। लोगों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी से दिल्ली सरकार हैरान और परेशान हो गई है। पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि दिल्ली में एमपी और एमएलए को अस्पताल में बेड मिल जाएगा, मगर आम लोगों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से कोरोना के मरीजों के लिए अस्पतालों में 30,000 बेड की जानकारी दी गई थी, लेकिन हकीकत में 30,000 बेड हैं कहां, ये किसी को पता ही नहीं है। गौतम गंभीर ने कहा कि मेरी नजर में 2 हॉस्पिटल हैं जिन्हें दिल्ली सरकार ही कोविड-19 में कन्वर्ट कर सकती है। फिर देरी क्यों हो रही है? अगर ये हो जाता है तो गरीब आराम से इलाज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जहां एक ओर कोरोना बढ़ रहा है, वहीं इसकी टेस्टिंग लगातार कम हो रही है। एक और कोरोना बढ़ रहा है तो टेस्टिंग कम हो रही है, राजनीति भी हो रही है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गौतम गंभीर ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था एजुकेशन और हॉस्पिटल की सुविधा के मुद्दे पर। 3 महीने पूरे नहीं हुए कि पूरी व्यवस्था ही कोलैप्स हो गई। मेरे संसदीय क्षेत्र में 2 हॉस्पिटल्स हैं जिन्हें दिल्ली सरकार ही कोविड-19 में कन्वर्ट कर सकती है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार, आप बात कर रहे थे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, सुविधा की, आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाया जिसकी कोई बात नहीं करता है। 1 वर्ष में कम से कम 1 हॉस्पिटल तो आप बना ही सकते थे। गौतम गंभीर ने कहा कि केजरीवाल सरकार ट्रांसपेरेंसी नहीं रखना चाहती। कोई कुछ पूछेगा तो वे बोलेंगे नहीं। लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद पर सवाल पूछने और ज्ञान बांटने की जो बीमारी राहुल गांधी को लगी है, अब कांग्रेस के दूसरे नेता भी इसी लाइन में आ खड़े हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि चीन ने 1962 में भारत पर हमला किया था। वाजपेयी और दूसरे नेताओं ने नेहरू को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि संसद का सत्र बुलाया जाए। नेहरू ने इस मांग को स्वीकार किया और अपनी नीतियों की कड़ी आलोचना को सुना। उन्होंने आरोप लगाया कि अब हमारे यहाँ मौनेंद्र मोदी हैं। वे पूर्व प्रधानमंत्रियों एवं राजनीतिक दलों के नेताओं को जानकारी भी नहीं दे रहे हैं। पार्टी ने लद्दाख सीमा विवाद पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों के एक समूह द्वारा उनकी आलोचना किए जाने के बाद पलटवार करते हुए कहा
कि ये लोकतंत्र में आवाज दबाने की एक कोशिश है और इन लोगों को ये बताना चाहिए कि वे किस संस्था या राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन सरकार को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर राजनीतिक दलों और जनता को विश्वास में लेना चाहिए। दरअसल सेवानिवृत्त अधिकारियों के एक समूह ने एक बयान जारी कर कहा था कि पाकिस्तान पर राहुल गांधी के पूर्व में दिए गए बयानों को पाकिस्तान सरकार एवं सेना ने इस्तेमाल किया और उनका समर्थन किया, जिससे राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा मिला। इन सेवानिवृत्त अधिकारियों में रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल संजीव बारदोलोई, रिटायर्ड एयर कमोडोर पीसी ग्रोवर और रिटायर्ड ब्रिगेडियर दिनकर अदीब शामिल हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बयान जारी करने वालों में बहुत लोगों का ताल्लुक सत्तारूढ़ पक्ष से है। इस बारे में पूछे जाने पर सिंघवी ने कहा कि पहला प्रश्न यही है कि ये चिट्ठी क्यों लिखी गई और किसकी तरफ से लिखी गई। लिखने वालों को ये भी बताना चाहिए कि वे किस संस्था या दल से जुड़े हैं। इस चिट्ठी में ऐसी बू आ रही है कि आप लोकतंत्र में लोगों की आवाज दबाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने कई बार कहा कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार के साथ हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप हमें विश्वास में लें और ये बताएं कि कितने किलोमीटर अंदर तक चीन के सैनिक आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।